हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवीजन की ओर, दैट इज मियोसिस। लास्ट सेशन में हमने माइटोसिस एंड जो इंटरफेज है उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हमें मियोसिस के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यू ऑल नो, मैंने आपको लास्ट सेशन में कुछ डिटेल्स दी थी, ब्रीफ दिया था कि भाई जो माइटोसिस है और मियोसिस है उसमें किस तरह से आपको क्रोमोसोम्स का नंबर या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये सब कैलकुलेट करना है। होपफुली आपने अच्छे से उसको एक बार खुद से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। आज हम मियोसिस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देखेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे, ओके। अगर आपको मियोसिस डिटेल में समझना है तो उसके लिए मेरा लेक्चर जरूर देखें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। चलिए, तो मियोसिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा कि मियोसिस जो है, जिस भी मदर सेल में मियोसिस होता है ना, जिस भी मदर सेल में मियोसिस होता है वो मदर सेल डिप्लॉइड सेल होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक हैप्लॉइड सेल में मियोसिस कराएंगे बच्चों, तो आपको पता है मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो क्या n/2 जैसी कंडीशन कभी आपने पढ़ी है? क्या ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर सकती है? नेवर, है ना। क्योंकि n का मतलब है अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। अब अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स को आप और आधा तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब हैप्लॉइड सेल्स कैन नॉट अंडरगो मियोसिस। हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं हो सकता है। यानी कि बची डिप्लॉइड सेल्स, तो यस, डिप्लॉइड सेल ही मियोसिस करेगी और मियोसिस करके क्या होगा? क्रोमोसोम्स का नंबर हो जाएगा हाफ। बट ध्यान रखना, माइटोसिस में जब भी सेल डिवाइड करती है तो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, माइटोसिस विल बी ओवर। लेकिन मियोसिस में पहले 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और ये दोनों, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि ये दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर तो आधा हो गया, बट हर क्रोमोसोम अपने अपने क्रोमैटिड से अभी भी अटैच है जो उसने रेप्लिकेशन किया था, तो उन क्रोमैटिड्स को डिटैच करना है। इसलिए ये दोनों डॉटर सेल्स विल अगेन अंडरगो मियोसिस सेकेंड, ठीक है। जो कि मियोसिस सेकेंड किसकी तरह होता है? माइटोसिस की तरह होता है। मियोसिस सेकेंड में दोबारा रिडक्शन नहीं करना, आप इसको n/2 मत कर देना। यहाँ पे अगर ये सेल n है तो इससे दोनों n सेल्स बनेंगी, अगर ये n है तो इससे भी दोनों n सेल्स बनेंगी। यानी मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से मियोसिस में आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या है और ऐसा कैसे पॉसिबल हो, उसकी डिटेल में ऑलरेडी लास्ट सेशन में दे चुकी हूँ, क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर हैं देखना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एसर्शन रीजन टाइप, ठीक है भाई। मियोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मियोसिस डिप्लॉइड में हो रहा है तो उससे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। इट अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारे सामने वही कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी हमने सीखा। क्या एक हैप्लॉइड सेल में मियोसिस पॉसिबल है बच्चों? कभी नहीं, यानी कि ये स्टेटमेंट है गलत। तो एसर्शन यहाँ पे ट्रू है व्हाइल रीजन इज फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। अब यहाँ पर हम मियोसिस में अगर इसकी फेजेस पर जाएं, ठीक है। मियोसिस के क्वेश्चन जनरली, मियोसिस से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं मियोसिस की प्रोफेज 1 पर, क्योंकि मियोसिस 2 पार्ट में हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चारों फेज रिपीट होंगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, इसी तरह सबकी सेकंड भी होगी, यस और नो। तो अब इसमें से हमेशा ध्यान रखना, ये वाली जो फेज है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज पूरे मियोसिस की। चाहे आप फर्स्ट देख लो, सेकंड देख लो, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। और मियोसिस सेकंड को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। बिल्कुल जैसे माइटोसिस की कहानी हमने कल सीखी थी, वही सेम टू सेम इवेंट्स मियोसिस सेकंड में होते हैं, ठीक। तो आपको मियोसिस 1 को समझ के क्वेश्चंस करने हैं। मियोसिस 1 में अगर हम प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं, अच्छा चलो एक चीज यहीं पर और तुम्हें बता देती हूँ पहले कि देखो, तुम ये मत समझना, जैसे तुमको पता है मैंने कल आपको सेल साइकिल बताया था लास्ट सेशन में, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि पहले एक G1 स्टेज होती है, फिर S होता है, फिर G2 होता है और फिर ये वाला पार्ट जो है वो M फेज का होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मियोसिस 1 M फेज है, यानी सेल ने यहां से शुरू से लेते हैं, ये एक मदर सेल है, G1S G2 में गई, M के बाद 2 डॉटर सेल्स बन गई। तो अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों में सीधा M फेज हो जाएगी, नहीं, इन दोनों सेल्स को इसी साइक्लिक प्रोसेस से गुजरना होगा। दोनों सेल्स विल अंडरगो G1S G2 एंड फिर M आएगा। लेकिन ध्यान से सुनना कि ये जो अब सेकंड टाइम M आएगा वो मियोसिस सेकंड का M है, ठीक है। तो जब ये दोनों डॉटर सेल्स इंटरफेज से क्रॉस हो रही होंगी, तो मैंने आपको कहा था कि इंटरफेज में दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है,
बिकॉज यू रिमेंबर क्रोमोसोम किस कंडीशन में, इन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम कुछ इस कंडीशन में है कि अगर हम ये एक क्रोमोसोम बनाए तो इसका क्रोमैटिड इससे अलग ही नहीं हुआ है, अगर ये एक छोटा क्रोमोसोम है तो इसका क्रोमैटिड इससे अलग ही नहीं हुआ है। ध्यान है ना आपको, डायग्राम अभी दिखाऊंगी दोबारा मैं आपको। तो अगेन इसको रेप्लिकेशन की क्या जरूरत है, 2 थ्रेड है, 2 से 4 थोड़ी ना बनाने हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफेज आती है, या मैं इसे ऐसा भी कह सकती हूं कि मियोसिस 2 के पहले जो इंटरफेज आती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एस फेज में कितना लंबा प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत टाइम लगता है, वो उसे करना ही नहीं है। उसे सिर्फ अपने जरूरत की प्रोटीन्स बनानी है, ऑर्गेनेल्स बनाने हैं, जो वो G1 G2 में बना लेगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरफेस का ड्यूरेशन बहुत छोटा हो जाएगा और इस शॉर्ट इंटरफेस को कहते हैं इंटरकाइनेसिस। तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि मियोसिस 1 के पहले यहां पर इंटरफेज हुई, बिल्कुल हुई, इंटरफेज के बाद मियोसिस 1 यानी एम फेज कंप्लीट हुई, फिर यहां पर दोबारा इंटरफेज आएगी, दोबारा क्या आएगी, इंटरफेज आएगी, और फिर मियोसिस 2 होगा, ठीक है। बट ये जो इंटरफेज है दिस इज वेरी शॉर्ट फेज, जिसको इंटरफेज की जगह कह देते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कह देते हैं इसको बच्चों, इंटरकाइनेसिस, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट। व्हाई इट इज शॉर्ट? बिकॉज नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन। सब आएगा, G1 S G2 सारी फेजेस से गुजरेगी, बट एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन दोबारा नहीं होगा। रीजन यू नो, ऑलरेडी उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स उनसे चिपके हुए हैं, ठीक है। डन है क्या? ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम आते हैं इसके बाद मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की थोड़ी सी डिटेल्स पर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल, पक्की बात है, प्रोफेज 1 से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कई बार 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में ना आपकी बुक में ये तो है, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन तो है, बट इसका डायग्राम कहीं नहीं है बच्चों। प्रोफेज 1 को बस एक ही डायग्राम में समझाया गया है, जबकि प्रोफेज 1 में, इस प्रोफेज 1 में 5 अलग अलग फेजेस में इवेंट्स पूरे होते हैं। कैसे होते हैं एक बार बता दूं, जिससे आप क्वेश्चंस कर सको। बस मेन की इवेंट्स बताऊंगी। प्रोफेज 1 में ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो क्रोमोसोम्स की पोजीशन आप देख रहे हो, ये कैसे आई? पहले ऐसा थोड़ी ना था। अगर सेल इंटरफेज में थी, अगर सेल इंटरफेज में थी, सबसे शुरुआत में थी, तो इंटरफेज में तो आपको पता है कि ये क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, न्यूक्लियोलस होता है, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल में ER GB सब ऑर्गेनल्स होते हैं। ऐसी सेल थोड़ी ना थी। तो सेल इस कंडीशन में आने के लिए, याद करो माइटोसिस की प्रोफेज में मैंने आपको क्या क्या बताया था। माइटोसिस की प्रोफेज में आपको सारे क्रोमोसोम्स को सुलझाना है। तो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा, यहां भी सुलझाना है, तो यस क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा, यानी वो अलग होना शुरू करेंगे, सेपरेट होना शुरू करेंगे। प्लस साथ साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER GB, ये 4 चीजें डिसअपियर होंगी। यस देखो, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, कोई न्यूक्लियोलस नहीं है, डिसअपियर हो गया है, ठीक है। तो ये तो माइटोसिस में भी हो रहा था। फिर यहाँ क्या अलग है? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें समझनी है बच्चों, वो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग। किसकी? मैंने आपको कहा था कि डिप्लॉइड सेल का मतलब है, डिप्लॉइड कंडीशन का मतलब है क्रोमोसोम पेयर में है। अगर मैं कहूं किसी सेल के पास 5 पेयर क्रोमोसोम है, तो इट्स जस्ट लाइक कि मेरे पास एक बैग में 5 पेयर सॉक्स के हैं, ठीक है। तो अगर 5 पेयर सॉक्स हैं तो व्हाइट के साथ व्हाइट होगा, रेड के साथ रेड होगा, येलो के साथ येलो होगा, जो भी कलर मैचिंग है वो होगा। यहाँ पर अब कलर जैसा तो कुछ होता नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है? सेल चैप्टर में बता चुकी हूं मैं तुम्हें। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि अगर एक क्रोमोसोम के पास हाइट डिसाइड करने वाला एलील है, तो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम के पास भी हाइट डिसाइड करने वाला ही एलील होगा। जब तुम जेनेटिक्स में लिखते हो ना कैपिटल T स्मॉल t, इसका मतलब तुम 2 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हो, ठीक है। 2 क्रोमैटिड नहीं, 2 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हो। तो माइटोसिस में ऐसा कुछ बताया था कि मैंने तुमको कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, उनकी पेयरिंग होगी? नहीं। तुम्हें डायग्राम याद है? देखो मैं दिखाती हूँ तुमको डायग्राम। ये जो हमने लास्ट सेशन में ये सीखा था ना, माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस, ये रहा। तो माइटोसिस में मैंने तुमको बताया था कि क्या हुआ यहाँ पर, जब माइटोसिस कंप्लीट हुआ तो सारे क्रोमैटिड्स अलग हो गए, और मैंने तुम्हें कहा था कि ये 2 बड़े वाले क्रोमोसोम है और ये 2 छोटे वाले क्रोमोसोम है। बट ऐसा कुछ कहा क्या हमने कि इनकी पेयरिंग हो रही है, पास पास आ रहे हैं, दोनों बड़े बड़े और दोनों छोटे छोटे पास पास आ रहे हैं? नहीं। मियोसिस में क्या चीज अलग है? मियोसिस में क्या चीज अलग है कि जब मियोसिस में मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 आएगी, तो प्रोफेज 1 के दौरान
क्या होगा, पहले जब ये सेपरेट हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं क्रोमोसोम, तो वो कंडेंस तो हो जाएंगे, प्लस उनमें सब अपने अपने पेयर को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ऐसा कुछ भी माइटोसिस में नहीं था। तो अगर हम यहाँ पे प्रोफेज की बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्रोफेज में फर्स्ट सब स्टेज आएगी लैप्टोटीन। लैप्टो वर्ड का मतलब होता है सिंपली धागा, थिन थ्रेड, ठीक है। तो यहां पर आपको सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी थोड़ी डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देगी, और जो क्रोमोसोम्स, जो कि अभी मैंने यहाँ पे नेटवर्क बनाया था ना ये इंटरफेज में, कि इंटरफेज में पूरा उलझा हुआ नेटवर्क है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, तो ये धीरे धीरे सुलझना शुरू करेंगे, ये धीरे धीरे सुलझना शुरू करेंगे। मान लो 2 बड़े और 2 छोटे हैं, तो ये धीरे धीरे सुलझना शुरू करेंगे। अभी ये सुलझ तो गए, लेकिन अभी ये आमने सामने नहीं आए, वो तो मैंने बना दिया यहाँ पर लैप्टोटीन में, बस ये सुलझ गए। मान लो एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा और एक यहाँ पर, ठीक है। और क्या इनके पास एक एक क्रोमेटिड है क्या? इंटरफेज में डीएनए एप्लीकेशन हो चुका है ना, तो इनके पास इनका अपना सिस्टर क्रोमेटिड होगा ना, तो इनके पास इनका सिस्टर क्रोमेटिड है, बट वो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा है, ओवरलैपिंग हो रखी है इन सिस्टर क्रोमैटिड्स की, अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है। लैप्टोटीन में दे लुक लाइक थिन थ्रेड्स, सब समझाया हुआ है मैंने लेक्चर में, ठीक है। अब आएगी जाइगोटीन। जाइगो वर्ड का मतलब ही होता है पेयरिंग। अब यहाँ पर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन चालू है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये एक लंबा क्रोमोसोम है तो इसके सामने आने लगेगा दूसरा वाला लंबा क्रोमोसोम, अगर ये एक छोटा क्रोमोसोम है तो इसके सामने आने लगेगा दूसरा छोटा क्रोमोसोम, यानी दीज आर टू होमोलोगस, दीज आर टू होमोलोगस। और अगेन अभी भी ध्यान रखना, इसने अपना, इसके पास इसका एक और क्रोमेटिड है, बट अभी भी वो तुम्हें इतना अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी ओवरलैपिंग हो रखी है। मैं बना रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए, बट उसकी ओवरलैपिंग हो रखी है। तो अब ये दोनों क्यों आए आमने सामने? क्योंकि इनको आमने सामने रखने के लिए यहाँ पर इनके बीच में ना ऐसे एक हल्की सी ग्लू, एक कुछ प्रोटीन्स की लेयर बना दो। वो प्रोटीन्स एक ग्लू की तरह काम करती है, टेम्परेरी ग्लू, जो इनको चिपकाने का काम करेगा। ये चिपकाया क्यों? अननेसेसरी, मजे आ रहे थे सेल को कि यार क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करो, किसी पर्पज से चिपकाया। क्यों इनकी पेयरिंग की? सबसे पहली बात तो इस पेयरिंग को कहते हैं बच्चों सिनैप्सिस। क्या कहते हैं इस पेयरिंग को? सिनैप्सिस। व्हाट इज सिनैप्सिस? पेयरिंग ऑफ विच क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो और होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब मैं तुम्हें समझा चुकी हूं, अगर यहां पर कैपिटल टी है तो यहां पर या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, बट आर नहीं कर सकते आप यहां पर। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे में हर जीन एक पेयर की फॉर्म में काम करता है, हर जीन का एक पेयर होता है जो कि एलील्स है, ठीक है, क्लियर। आप जितना सेल को है ना जेनेटिक्स के साथ कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, आपको उतनी जेनेटिक्स आसान लगेगी, ठीक है। इसलिए मैं अपने डिटेल्ड क्लासेस में पूरा पूरा एकदम कोरिलेट करके पढ़ाती हूँ। सारे लेक्चर्स हैं, जिन्होंने देखे हैं यूट्यूब पे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या कह रही हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अभी सब प्रोफेज ही चल रहा है, अभी प्रोफेज खत्म नहीं हुआ है। अब प्रोफेज में जाइगोटीन के बाद आएगा पैकिटीन। पैकिटीन, पैकी वर्ड का मतलब है थिक थ्रेड। लेप्टो में थिन थ्रेड था, पैकी में थिक थ्रेड है। थिक कैसे हो गया थ्रेड? देखना कि यहां पर क्या हुआ, अभी इसका पर्पस भी मिलेगा तुम्हें कि पेयरिंग क्यों हुई। पहले तो क्या होगा, मैंने तुम्हें कहा ना ये 2 क्रोमेटिड एक दूसरे को ओवरलैप कर रखे हैं, अब वो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, और अगर ये एक क्रोमेटिड है तो दूसरा क्रोमेटिड बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखेगा। ये रहा एक इसका होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, ये एकदम क्लियर कट, सारे थ्रेड्स अच्छे से कंडेंस हो चुके हैं और आपको क्लियर कट एक पेयर में 4 क्रोमेटिड्स दिखेंगे। अभी तक आपको अगर इसकी ओवरलैपिंग हो रखी थी दोनों की तो एक पेयर में 2 ही क्रोमेटिड दिख रहे थे ना सही से, अब उसी एक पेयर में 4 दिखे, तो 2 से 4 क्या प्रकट हो गए क्या कहीं से? वो पहले से थे, वो डीएनए एप्लीकेशन की एस फेज में बन चुके थे, बस दिखे अब हैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिड्स एकदम उन्होंने अपनी ओवरलैपिंग खत्म कर दी है, ठीक। तो ये जो है कंडीशन, ये वही सिनेप्सिस है, बट अब आप इसे अच्छे से टेट्राड कह सकते हो क्या? जब आपको 2 थ्रेड दिख रहे थे, ये सब काम आएगा अभी क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में अलग अलग नहीं बताऊंगी इसलिए यहाँ बता रही हूँ। जब आपको 2 थ्रेड दिख रहे थे तो वो बाईवैलेंट था, क्योंकि 2 दिख रहे थे, 2 थे ओवरलैप करे। जैसे अगर ये एक मेरे हाथ में एक मार्कर है और मैं इसके आगे बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से इसके आगे मैंने अब 2 रख लिए हैं, बट आपको एकदम 1 दिख रहा होगा जबकि ये हैं 2। तो जैसे ही ये इस तरह से हो जाएंगे तो फिर आपको 1 में 2 दिखने लगेंगे। बस ये वाली कहानी है, समझ में आ रहा है आपको कि क्यों जाइगोटीन में आपको ये 1 है क्रोमोसोम और ऐसा ही एक यहाँ है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो आपको ये 1 ये दूसरा, ओके। और ये 1 में भी क्या है, 1 में भी इसका एक और थ्रेड है बट आपको दिख नहीं रहा था, ये बात समझ रहे हो ना आप मेरी? तो बाईवैलेंट क्या होता है?
बाईवेलेंट, जब सिनेप्सिस किया शुरू में तो हमें एक पेयर में सिर्फ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे थे, हर क्रोमोसोम का एक एक क्रोमैटिड दिख रहा था, दैट्स व्हाई दैट इज बाईवेलेंट। अब हमें क्या हुआ, वो ओवरलैपिंग खत्म हो गई, ठीक है, और इन्होंने अपने अपने क्रोमैटिड्स को प्रकट कर दिया, यानी अब आपको एक पेयर में क्रोमोसोम तो 2 ही दिख रहे हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमैटिड 4 दिख रहे हैं, ठीक है। इन 4 क्रोमैटिड्स का भी नाम है, ये जो दोनों एक दूसरे के ट्विंस होते हैं जो एस फेज में बने थे, ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, हमें पहले से पता है, लेकिन ये जो आमने सामने वाले क्रोमैटिड्स हैं ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्यों इन्हें नॉन सिस्टर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कह रही हूं कि अगर यहाँ कैपिटल टी है तो क्या जरूरी है यहाँ भी कैपिटल टी हो, नहीं, यहाँ पर स्मॉल टी भी हो सकता है, हाँ कैपिटल टी हो सकता है बट स्मॉल टी भी हो सकता है, हमेशा होमोजाइगस कंडीशन थोड़ी ना होगी। या अगर यहाँ कैपिटल आर है तो यहाँ स्मॉल आर हो सकता है, यहाँ स्मॉल आर या यहाँ कैपिटल आर हो सकता है। तो आपको पता है एक क्रोमोसोम पे तो हजारों जीन्स होते हैं और हर जीन के एलील्स हैं, तो क्या जो एलील यहाँ है एग्जैक्टली वही एलील यहाँ होंगे। अगर यहाँ हाइट डिसाइड करने का एलील है तो डेफिनेटली यहाँ हाइट डिसाइड करने का एलील होगा, बट अगर यहाँ कैपिटल आर है तो ये जरूरी नहीं है कि सामने कैपिटल आर ही हो, बल्कि स्मॉल आर भी हो सकता है या कैपिटल। होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस में कोई भी कंडीशन हो सकती है, यानी कि ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, दीज आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ विच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस हैं। क्यों, क्योंकि अगर हाइट डिसाइड करने का है तो यहाँ भी हाइट, यहाँ आई कलर का है तो यहाँ भी आई कलर का होगा, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अब आमने सामने आ गए हैं। ये सारा झंझट क्यों किया सेल ने, बिकॉज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज क्रॉसिंग ओवर। आप सब जेनेटिक्स में पढ़ते हो, मेंडल ने पूरी चीज इस बात पे बोली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्यों आते हैं। तो वेरिएशंस का कारण एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था जो हम वहां पे समझते हैं, और एक कहा था क्रॉसिंग ओवर, मतलब आगे जाके हमें समझ में आया कि क्रॉसिंग ओवर भी होती है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो क्या है, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का सिंपली मतलब है जब सेल डिवीजन की खोज, मतलब सेल डिवीजन के बारे में समझ में आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह से, तब हमें पता चला कि जब मियोसिस होता है, मियोसिस की प्रोफेज 1 की इसी पैकाइटीन स्टेज में बच्चों क्या होता है, कई बार ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने जीन्स या अपने एलील्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये दोनों करें क्या एक्सचेंज, क्योंकि ये दोनों तो ट्विंस हैं बच्चों, अगर ये कैपिटल टी है तो यहाँ डेफिनेटली कैपिटल टी है। ये एक्सचेंज करके क्या करेंगे, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होती है। सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के क्लोन है, गीता सीता राम श्याम वो पुरानी मूवीज में होते थे जैसे, है ना। अभी तो फिलहाल क्या है यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्योंकि यहाँ 1000 जीन है, यहाँ भी 1000 जीन है, मतलब एलील्स हैं, तो क्या पता उन 1000 में से कोई 4 कर रहे हो क्रॉसिंग ओवर, कोई 400 क्रॉसिंग ओवर कर रहे हो, कोई भी कर सकता है, सारे भी नहीं करेंगे, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। तो जो भी जीन एक्सचेंज होंगे, है ना, ये एलील इधर चला गया ये इधर आ गया, that event is called crossing over and it is the important source of variation। और इसी की जगह से आगे जाकर, इसी की वजह से आगे जाकर नए नए कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसे आप कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पैकाइटीन कौन सी स्टेज है, पैकाइटीन इज द स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। समझ में आ गया क्या ये पेयरिंग क्यों की सेल ने, क्योंकि अगर होमोलोगस आमने सामने ही नहीं आते तो फिर ये एक्सचेंज कैसे करते हैं अपने जीन्स का। अगर एक यहाँ था एक यहाँ था तो ये एक्सचेंज कर ही नहीं सकते थे, तो इसके लिए पहले ही आपस में चिपके, यानी सिनेप्सिस हुआ। सिनेप्सिस के बाद इन्होंने अपने अपने थ्रेड्स को सारा खोल दिया, प्रकट कर दिया, वो पैकाइटीन में हुआ, टेट्राड स्टेज आ गई, और इसी टेट्राड स्टेज में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो कुछ जीन्स का एक्सचेंज करेंगे। उसके लिए भी कुछ एंजाइम्स, ऐसे नहीं कि कोई हवा में ये टूटा और यहाँ जाके जुड़ गया, ऐसे नहीं, पहले दोनों एकदम चिपक जाते हैं, फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस पार्ट को काट के इधर और इस पार्ट को काट के इधर जोड़ देता है, निकिंग, अनीलिंग, ऐसे बहुत सारा प्रोसेस होता है, बट आपको डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आते हैं बच्चों, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशंस आते हैं आगे जाकर, और क्योंकि रिकॉम्बिनेशंस आ रहे हैं इसलिए जो एंजाइम्स यहाँ पर यूज होते हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए, उन एंजाइम्स को कहते हैं
रिकॉम्बिनेज। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज। ओके। और जिस जगह पर ये क्रॉसिंग ओवर होती है उस नोड्यूल को, वहां पे आप क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको थोड़े उभरे हुए पोर्शंस नजर आएंगे, उस जगह को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, यही पर्पस था कि सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, सिनेप्सिस हुआ। जैसे ही पैकाइटिन खत्म हुई, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हुआ, अब इनको चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज आएगी डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी बच्चों? डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन, डिप्लो वर्ड का मतलब समझ लो दो दो। अब ये वापस एक दूसरे से अलग होना शुरू करेंगे। अभी चिपके हुए थे, अब इनको डिसॉल्व कर दो, हटा दो। डिसोल्यूशन, डिप्लो मीन्स डिसोल्यूशन। जो इनके बीच में आपने ग्लू लगाई थी ना, सेल ने ग्लू लगाई थी, अब वो ग्लू डिसॉल्व होने लग जाएगी और ये एक दूसरे से ऐसे नहीं बहुत दूर चले जाएंगे, ज्यादा रहेंगे अभी भी आमने सामने, बट अब इनके बीच में, जैसे इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, अभी इनके बीच में कुछ समय के लिए इस तरह का कनेक्शन था, अब ये कनेक्शन इनके बीच में नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये प्रोटीन्स, ये ग्लू डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना कि जिन पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी उन पॉइंट्स पर सबसे लास्ट में डिसोल्यूशन होगा। यानी कि आपको ये पॉइंट्स कुछ इस तरह दिखेंगे। अगर ये मैंने क्रॉस बनाया है तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वो जगह थी जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो जब ये एक दूसरे से डिसॉल्व, सेपरेट हो रहे होते हैं, तब आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिनको कहते हैं कियाज्मेटा। नीट में बहुत बार पूछा जाता है कि कियाज्मेटा आपको कौन सी स्टेज में दिखेंगे? जब डिसॉल्व हो रहे हैं। डिसॉल्व कब होते हैं? डिप्लोटीन में। और फाइनली जब ये डिसोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ये सारा कुछ छोटे वाले में भी चल रहा था, अगर 2 पेयर हैं तो 2 में, हमारी एक सेल में 23 पेयर होते हैं, तो 23 के 23 पेयर में ये सारा काम चल रहा था। ठीक है, एंड फाइनली डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। वो जो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहे थे ना, यहाँ बनाऊं क्या एक एक्स शेप स्ट्रक्चर? देखो कुछ इस तरह से होता है ये, ऐसा, ऐसे। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, अब ये भी नहीं दिखेंगे आपको, अब ये भी नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, और वो जो काम था ना, रुका हुआ काम, ये धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही थी, ये भी यहाँ पर डायाकाइनेसिस में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह गायब, न्यूक्लियोलस गायब, ER GB सब डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह एक अकेली प्रोफेज 1 ने पांच सब स्टेजेस में प्रोफेज 1 कंप्लीट हुई है। कैसे हुई है? बहुत इजीली आप इस सीक्वेंस के थ्रू ध्यान रख सकते हैं। क्या हुआ एक बार रिवाइज कर दें। सबसे पहले क्रोमोसोम सुलझे, थिन थ्रेड्स की फॉर्म में आए, फिर उनमें पेयरिंग हुई, सिनेप्सिस बना, बाइवैलेंट दिखने लगा, जाइगोटीन, फिर वो उन्होंने अपने चारों थ्रेड्स प्रकट कर दिए, टेट्राड बना पैकाइटिन में, और वहीं पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से क्रॉसिंग ओवर हुई एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जिसकी वजह से आगे जाकर बाद में गैमीट्स जब फ्यूज करेंगे, नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, तो रिकॉम्बिनेशंस आपको दिखेंगे। अब क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है तो उनको चिपकाए रखने की जरूरत नहीं है, तो उनके बीच की जो प्रोटीन्स हैं वो डिसॉल्व होने लगी, दैट इज डिप्लोटीन। बट जब डिसॉल्व हो रही हैं तो कुछ जगह पर अभी भी ये चिपके हुए हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखे, कियाज्मेटा। और फाइनली ये एक्स शेप स्ट्रक्चर्स भी खत्म हो जाएंगे। कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन, एक एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ, जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहा है वो सारे क्वेश्चन सही करके आएगा, और जो नहीं सुन रहे उधर उधर दिमाग चला जाता है ना हमारा पढ़ते वक्त, तो आपसे नहीं होंगे फिर क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, है ना। तो जब कियाज्मेटा भी टर्मिनलाइज हो गया तो फाइनली जो स्टेज है वो है डायाकाइनेसिस। और जो प्रोफेज में जो जो और रह गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो रही थी, न्यूक्लियोलस, ER GB, वो सब भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेल जाएगी मेटाफेज में। मेटाफेज में आपको पता है क्या होता है? मेटाफेजिक प्लेट बनती है, स्पिंडल फाइबर्स, अच्छा यहाँ पर स्पिंडल फाइबर आने शुरू हो जाते हैं, मेटाफेज में अटैच हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स को धक्का मुक्की करके पहले सेंटर में अरेंज करेंगे, खींचेंगे नहीं। याद करो डायग्राम, ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाला, सेम वैसा डायग्राम यहाँ भी आएगा। पर फर्क क्या है? माइटोसिस में अगर ये 4 क्रोमोसोम होते ना, तो ये चारों एक ही लाइन में अरेंज होते, जिससे क्या हो, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएं। पर क्योंकि ये मियोसिस 1 की, ध्यान से सुनना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 है ना, तो एक प्लेट नहीं बनेगी, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स। होमोलोगस, आपस में चिपके हुए नहीं है, लेकिन अभी भी आमने सामने है, अभी भी क्या है, ये आमने सामने है। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंज होंगे कि जैसे आप इमेजिन करो सेल, और उसमें एक होमोलोगस, अगर ये पोल है तो एक होमोलोगस यहाँ, एक यहाँ है, तो एक पोल पूरे होमोलोगस को ले जाएगा, दूसरा दूसरे को ले जाएगा। तो व्हाट इज एनाफेज 1? दिस इज द मेन फेज which is responsible for reduction of number of chromosome।
क्यों क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस में? इसकी वजह से। देखो जरा एनाफेज 1 को ध्यान से। एनाफेज 1 में जब स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को खींचा तो माइटोसिस में क्या हो रहा था, इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड यहां एक यहां जा रहा था, बट मियोसिस में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम इधर चला गया अलोंग विद दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहां भी पूरा का पूरा क्रोमोसोम चला गया, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम ही आधे हो गए। अगर सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे तो एक पोल पर 2 और दूसरे पोल पर 2 क्रोमोसोम आ गए। टेलोफेज 1 ने वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, तो डॉटर न्यूक्लियस में आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं बच्चों? 4 कहोगे क्या इसको तुम? कभी भी नहीं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड चिपके हुए हैं तो ये एक ही क्रोमोसोम गिना जाएगा। हाँ, अगर ये दोनों अलग हो जाएंगे तो आप इनको 2 क्रोमोसोम कह सकते हो, बट जब तक ये चिपके हुए हैं तब तक दिस इज ओनली 1 क्रोमोसोम। तो यहाँ भी 2 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 2। और देखा आपने कितने पर्टिकुलर तरह से ये सेपरेशन हुआ है कि हर पेयर का एक यहाँ और एक यहाँ। ऐसा नहीं कि दोनों ब्लू एक तरफ चले गए और दोनों रेड एक तरफ चले गए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर पेयर में से एक यहाँ एक यहाँ, तभी तो इस गैमीट के पास भी हाइट डिसाइड करने वाले एलील्स हैं, इसके पास भी हैं, इसके पास भी कोई दूसरे एलील्स हैं और इसके पास भी हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हुआ है, बट इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हुआ है कि हर कैरेक्टर का एलील यहाँ भी है और हर कैरेक्टर का एलील यहाँ भी है। और ये आप देख रहे हैं ये कलर चेंज क्यों बनाया है, एक को रेड एक को पिंक किया, पिंक में रेड सेगमेंट दिखा दिया, रेड में पिंक, ऐसे डार्क ब्लू लाइट ब्लू में सेगमेंट्स दिखाए हैं। ये दिखा रहा है क्रॉसिंग ओवर को, कि जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी ना उसकी वजह से एलील्स बदल गए हैं, इसके एलील उसके पास और इसके पास आ गए हैं, ठीक है, जिससे आगे जाकर रिकॉम्बिनेशंस दिखेंगे। डन है क्या? टेलोफेज 1 हो गई। टेलोफेज 1 के बाद डेफिनेटली यहाँ साइटोकाइनेसिस भी होगा, लिखा नहीं है बट साइटोकाइनेसिस भी होगा। यानी अगर साइटोकाइनेसिस हुआ है ना, अगर इन्होंने यही दिखा दिया, आप एक काम करो यहीं पर टेलोफेज 1, क्योंकि 2 सेल बन गई ना तो इसका मतलब यहीं पर साइटोकाइनेसिस भी हो गया। अगर प्लांट सेल होती तो सेल प्लेट, अगर एनिमल सेल है तो सेल फरो मेथड से। अब क्या मियोसिस कंप्लीट है? नहीं, अभी एरो लगाया है, बिकॉज दिस सेल विल अंडरगो मियोसिस सेकेंड, दिस सेल विल अगेन अंडरगो मियोसिस सेकेंड, दोनों डॉटर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस सेकेंड, और इससे भी 2 सेल्स बनेंगी और इससे भी 2 सेल्स बनेंगी, तब जाके ये डिवीजन होगा कंप्लीट। बट ये जो मियोसिस सेकेंड है ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा होगा। अब तुम मियोसिस का कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछ ले तुम कर सकते हो। बस एक चीज और ध्यान रखना, इस तरह के डायग्राम्स तुम्हारे पास होने चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर में बना रखे हैं, तो तुम्हें बिल्कुल रफली सब मैंने जस्ट रिवाइज करवाया था, ठीक है। क्या बात ध्यान रखनी है तुम्हें, इसको मैं हटा रही हूं कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने मूव किया था, जबकि अगर हम एनाफेज 2 की बात करेंगे, अब ये वो वाली डॉटर सेल भी कर रही है, ये देखो 2 सेल बन गई, दूसरी डॉटर सेल भी मियोसिस 2 कर रही है, तो देखो इवेंट्स बिल्कुल माइटोसिस जैसे हैं क्या? जब प्रोफेज 2 आई तो क्रोमोसोम्स वापस उलझ गए, वहां पे उलझ जाते हैं, वापस उलझ जाते हैं, बट कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं करनी है अब आपको, दोबारा क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज ये सब नहीं करना, सिंपली अलग हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से गायब हो गई, पोल्स बन गए, स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गए, मेटाफेज 2 में एक ही प्लेट बनी, जस्ट लाइक माइटोसिस, एक ही प्लेट है ना। और जैसे ही एनाफेज 2 आई तो अब कौन सेपरेट हुआ? अब तो होमोलोगस तो रहे ही नहीं, अब क्रोमैटिड सेपरेट कर दिए। जो इस मियोसिस 2 का पर्पस ही ये था कि जो 2 क्रोमैटिड चिपके हुए हैं, जिनकी सेल को जरूरत ही नहीं, 2 की क्यों जरूरत है, एक ही क्रोमैटिड से काम चल जाता है, बिना बात में बोझा क्यों ढोना है। तो एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स विल बी सेपरेटेड, यहां लिख लेना, एनाफेज 2 में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हो जाता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हो जाता है, जस्ट लाइक माइटोटिक एनाफेज। जैसे माइटोसिस की एनाफेज थी ना, वैसे एनाफेज 2 है, जबकि एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ था, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। टेलोफेज सेकंड में ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है, टेलोफेज सेकंड, यहीं पे साइटोकाइनेसिस भी हो गया एंड साइटोकाइनेसिस, जिससे फाइनली 4 डॉटर सेल्स बन गई। देखो आपको यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये पूरा रेड है, ये पूरा रेड है, सॉरी ये पूरा रेड है, ये वाला क्रॉसिंग ओवर वाला है, क्योंकि 2 सिस्टर क्रोमैटिड थे ना, तो दोनों ने थोड़ी ना क्रॉसिंग ओवर की थी, जो 2 नॉन सिस्टर आमने सामने थे उन्हीं ने की थी ना। अगर ये 2 सिस्टर हैं और ये 2 सिस्टर हैं तो ये वाले दोनों नॉन सिस्टर हुए, तो इन्हीं दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई थी। जो इधर उधर है उनमें नहीं हुई थी क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि वो आमने सामने है ही नहीं। इसलिए एक थ्रेड बिल्कुल वैसा जैसे पेरेंट में था, एक थ्रेड बिल्कुल वैसा जैसा पेरेंट में था, और एक एक थ्रेड क्रॉसिंग ओवर के साथ है, देखो ये क्रॉसिंग ओवर, ठीक है।
डन है क्या? और यहां पर कौन सी फेज हुई होगी? यहां पर इंटरकाइनेसिस भी हुई होगी, इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंटरकाइनेसिस जो कि शॉर्ट इंटरफेज है। ऐसे सब एकदम दिमाग में बिल्कुल प्रैक्टिकली कोरिलेट होनी चाहिए बच्चों चीजें, मैं तो यही कहती हूँ, तभी तुम क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं करोगे। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब तुम सब कर सकते हो फटाफट, बस तुम्हें आंसर्स देने हैं अब मुझको। असर्शन रीजन है ना, अभी मेरे सामने होते तो यहाँ खड़ा करके एक एक से पूछ लेती मैं इसका क्या आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ पे, इसी से तो घबराते हो तुम कि नहीं नहीं हमसे पूछ ना ले कोई क्लास में। अगर घबरा रहे हो इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, क्योंकि जिस चीज की हमें नॉलेज होती है उसके बारे में तो हमें बोलने का मन होता है ना। आपने कभी नोटिस किया इस चीज को? कोई भी अगर एक जनरल टॉक भी चल रही है तो जिस चीज की हमें नॉलेज, हम बहुत कॉन्फिडेंस से उसके बारे में, चाहे बड़ा ग्रुप भी बैठा हो तो अपनी बात रख सकते हैं। नॉलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई को इस तरह लेते ही नहीं है, आप पढ़ाई को जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं कि हाँ पढ़ना है और एक टेस्ट क्लियर करना है। कभी नहीं समझ में आएगा, कभी वो टेस्ट क्लियर ही नहीं होगा। यू हैव टू टेक इट एज कि आप कोई चीज गेन कर रहे हो, आप कोई चीज समझ रहे हो, अच्छे से उसको पकड़ रहे हो, और फिर अगर आपने पकड़ बना ली ना तो फिर वो टेस्ट आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता, आप आराम से उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बट यहीं पर मेन है, आप क्या करते हो, टेस्ट के डर के चक्कर में नॉलेज भी गेन नहीं करते हो और फिर टेस्ट खराब होता ही होता है। इसलिए हमेशा अपना फोकस टेस्ट पे मत रखो कि टेस्ट आने वाला है उसके लिए पढ़ना है, उसमें अच्छा करना है। आपका कभी माइंड फोकस ही नहीं कर पाएगा। आप इस चीज पर फोकस रखो कि आज मुझे ये टॉपिक सीखना है, आज फिजिक्स में ये पढ़ना है तो मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे हो सीखना है मुझको। जब आप सीखने के पैशन के साथ उन चीजों को पढ़ोगे तो अपने आप देखना आपका टेस्ट अच्छा ही होगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखो ये क्या स्टेप असर्शन में लिखा है कि जो पेयरिंग होती है उसको सिनेप्सिस कहते हैं। यस, ये वो वाला सिनेप्स नहीं है, एक सिनेप्स न्यूरॉन में भी होता है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन, जिसमें सिनेप्स की स्पेलिंग में एस के बाद ई आता है, ये सिनेप्सिस है, ठीक है। सिनेप्सिस अगर ड्यूरिंग लेप्टो, लेप्टो मींस थिन थ्रेड, लेप्टोटीन में हुआ था क्या? नहीं, पेकाइटीन में हुआ था, तो दिस इज रॉन्ग। क्लियर? तो असर्शन यहाँ पे ट्रू है और रीजन यहाँ पे फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, मैच द कॉलम। अब तुम खुद बता सकते हो मैच द कॉलम कैसे होगा। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स स्पिंडल इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। अब गलती मत कर देना, तुमने पढ़ा कि यार क्रोमोसोम्स का मूवमेंट हो रहा है, हमें पता है मूवमेंट एनाफेज में होता है। ये कब कह रहा है कि पोल्स की तरफ जा रहे हैं? ये कह रहा है इक्वेटर की तरफ धक्का देके भेजो। भी टग ऑफ वॉर गेम की तैयारियां करनी है, मेटाफेज स्टेज में ऐसा होता है जब ट्रांजिशन हो रहा होता है। तो अगर इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं ना तो आपका आंसर बच्चों मेटाफेज होगा, ना कि एनाफेज, ध्यान रखना है इस बात को। अब ये कह रहा है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई और क्रोमैटिड्स अपार्ट हो गए, क्रोमैटिड्स खिंचना शुरू हो गए, तो ये बात हो रही है किसकी? एनाफेज की, है ना। छोटी सी चीज है ये, यही तो सिली मिस्टेक कर बैठते हैं हम लोग। दिस यू हैव टू रिमेंबर। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करवाओ, सिनेप्सिस करो, पेयरिंग होती है। जायगोट हमेशा ध्यान रखो, जैसे जायगोट में दो गैमीट्स की पेयरिंग होती है तो जाइगोटिन इज द पेयरिंग स्टेज। क्लियर? पहले समझो फिर थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स भी बनाओ, लेकिन ऐसी ट्रिक्स मत बनाओ जिनको याद रखने के लिए फिर एक ट्रिक बनानी पड़े। ओके, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही होती है ना क्रॉसिंग ओवर। कौन से दो क्रोमैटिड्स के बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बट वो दोनों होमोलोगस के ही तो हैं, यानी इसका आंसर होगा पेकाइटिन। तो ए को मैच कर दो 4 से, बी को कर दो 3 से, A4 B3 ये रहा, एंड ये रहा ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट एक और है, देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप देखना, लास्ट के नीट के पेपर्स उठा के देखना, लास्ट 5 इयर्स के इस टॉपिक पे इस तरह मैच द कॉलम क्वेश्चन हर साल आ रहा है लगभग, तो इसीलिए मैंने तुमको पांचों फेज रिवाइज करवाई है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमसे पूछा है स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होंगे, हमेशा ध्यान रखो इनिशिएशन में मेटाफेज मत कर देना, प्रोफेज में ही स्पिंडल एपरेटस बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 ये रहा, प्रोफेज 1 को मिला देते हैं इसको। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये इंटरफेस की बात हो गई, ये रही ग्रोथ फेज, ठीक है। डायाड ऑफ सेल, अच्छा ये क्या होता है बच्चों, व्हाट इज डायाड एंड टेट्राड ऑफ सेल? जब मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनती है ना तो यहां लिख लो दिस इज डायाड ऑफ सेल, और जब मियोसिस 2 खत्म होता है और ये चारों बन जाती हैं तो फिर इन्हें टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, टेलोफेज 1 के बाद यहाँ कहीं देखा था मैंने कि दिस इज डायाड ऑफ सेल, ये रहा। टेलोफेज 1 के बाद लिख रहा है साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दस डायाड ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड। एवरीथिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी, आपने कितना ध्यान से पढ़ा है दिस डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर? तो डायाड ऑफ सेल कहां बनेगा बच्चों? डायाड ऑफ सेल बनेगा
टेलोफेज 1 के बाद, वैसे साइटोकाइनेसिस के बाद बनता है, बट टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस साथ साथ में हो जाते हैं, ठीक है। एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। अब बड़ा अच्छा है ये। अब तुम बताओ ध्यान से मुझे कि इन दोनों में से किसको चूज करोगे। एक ही बचा है तुम्हारे पास ऑप्शन, यहाँ पे ई तो है नहीं कोई। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन कब हुआ था, एनाफेज 1 में या एनाफेज 2 में। 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, क्रोमैटिड तो आपस में चिपके हुए ही थे, यानी एनाफेज 2 में ये सेपरेशन हुआ था, जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए का 2, बी का 3, A2, B3, C matches with 4 and D with 5, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए, 4 डिफरेंट स्टेप्स दैट अकर ड्यूरिंग मियोसिस आर गिवन। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, हमको इन्हें सीक्वेंस में, ऑर्डर में अरेंज करना है, कर दो, बहुत इजी है। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड तो बहुत बात की बात है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस हो सकता है, लाइनिंग अप ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर, ये मेटाफेज की बात है, चलो मैं फेज लिखती जाती हूँ, है ना। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स मियोसिस है, तो एनाफेज सेकंड की बात हो रही है बच्चों, ये है ना। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात हो रही है प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन की, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमैटिड्स, तो ये बात हो रही है प्रोफेज 1 के पेकाइटिन की, ओके। अच्छा, ये जो 5 स्टेज है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, इसके लिए ट्रिक भी है ना। इसके लिए अलग अलग बच्चे अलग अलग ट्रिक, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं लता जरा पानी दे देना, ठीक है, डायाकाइनेसिस दे देना, और या फिर ले जा फिर दे देना, मतलब कुछ भी आप ट्रिक बना लो, जैसे आप कभी फटाफट से ऑर्डर चूज करना तो आप कर सकते हो। बाकी लॉजिकली तो मुझे ज्यादा याद रहती हैं चीजें इंस्टेड ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। तो अरेंज करो जरा इन्हें, इनमें से सबसे पहले जाइगोटीन आएगा, फिर पेकाइटिन आएगा, ये कौन सी मेटाफेज है, लाइनिंग अप ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, अभी पेयर्ड है वो, तो मेटाफेज 1 की बात हो रही है, यानी ये आएगा, और फिर एनाफेज सेकेंड यानी ये आएगा। तो 2 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये रहा 2 4 3 1, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर। लास्ट तक फोकस एंड कंसंट्रेशन से करना है, नहीं अच्छा यहाँ कर लिया जल्दीबाजी में, मैंने देखा है कई बार कुछ और टिक करके आ गए, ठीक है। जितना अपने ब्रेन को बोलते हैं ना कि एक अच्छा शिष्य वही है जो अर्जुन की तरह एकदम अपनी जो आईज है वो उसी पर रखता हो, है ना। वो तीर मतलब निशाने पे कब लगेगा, जब आपकी एकदम प्रॉपर आपका कंसंट्रेशन होगा जो आपका लक्ष्य है उस पर। तो बस वही वाली चीजें आपको पढ़ाई पर अप्लाई करनी है बच्चों। आप, मैंने देखा है अक्सर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, पता नहीं क्या क्या चीजों को ढूंढते रहते हो, ठीक है, मोटिवेशन भी लाइफ में एक हद तक जरूरी है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बट उस मोटिवेशन को देखकर फिर खुद को सीखा भी करो ना, अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लाया करो कि हाँ अब मुझे इस चीज के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हें हर दिन हर पल मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब दैट फील्ड इज नॉट फॉर यू, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट फील्ड इज नॉट फॉर यू। आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपको एकदम अच्छा लग रहा है, और ऐसा भी नहीं है अब आप कहोगे ठीक है मैम ने कह दिया अब हमें तो डांस करना पसंद है हम डांस करने लग जाएंगे। जरा सोचो कि जो आपको अच्छा लग रहा है क्या वो आगे जाकर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा। ठीक है, खुशी हैप्पीनेस तो चाहिए ही चाहिए, बट आपको पता है ना कि हमारी कंट्री में तो स्पेशली, और सभी कंट्रीज में होता है, कहाँ नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों, तो अगर हर कोई सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने लगा कि मुझे तो पेंटिंग्स बनाना पसंद है तो मुझे तो पेंटिंग्स बनानी है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं तो सिर्फ क्रिकेट ही खेलूंगा, अगर इस तरह की चीजों पर सिर्फ आपने वहीं अपना ध्यान करा तो फिर क्या होगा, उन फील्ड्स में यू ऑल नो हर किसी को तो सक्सेस मिलती नहीं है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, मतलब 0.1% लोगों को वहां पर सक्सेस मिलती है। तो इसीलिए आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपके लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं कि अगर आप पढ़ लेंगे, हाँ पढ़ाई एक ऐसी चीज है जहां पर ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो इसी फील्ड में सक्सेस मिलेगी, बट अगर आप एक अच्छे से वेल एजुकेटेड हैं तो आपको कोई ना कोई फील्ड में बहुत अच्छी सी सक्सेस मिल सकती है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि भाई पढ़ लो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, क्योंकि फिर आप आगे ना जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। तो इसीलिए आप प्लीज पढ़ाई को एक इस पॉजिटिव नोट के साथ लिया करो और जितना हो सके फुल कंसंट्रेशन के साथ चीजें सीखा करो और फिर उनके टेस्ट दो, या जो भी आपका आगे का एम है उसको आप अचीव करो। फिलहाल तो आप इस चैनल पे हो तो आप सब डॉक्टर ही बनना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, बट हाँ उसके साथ में आज के प्रेजेंट टाइम में जब इतनी अनसर्टेनिटीज है ना, तो और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं हमेशा वो भी एक्सप्लोर करते चलो, कि बाई चांस अगर नीट में नहीं हुआ तो कोई बहुत डीमोटिवेट या डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है कि यार हम तो जंग हार गए जिंदगी की, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपका एक पर्पस था, आपने उसके लिए ट्राई किया, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं
हुआ तो और भी दूसरे ऑप्शन हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तो सबको पता नहीं होता है उनके बारे में। ठीक है, ओके सब कुछ अवेलेबल है आज की दुनिया में, डिजिटल इसमें यूट्यूब पे हर तरह की इंफॉर्मेशन है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो सोशल मीडिया है उसको कैसे यूज कर रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, आप उसको कुछ अपनी लाइफ को बनाने के लिए, कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए यूज करोगे तो आप करो ना। डेली 1 घंटा भी मोबाइल देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस 1 घंटे में आप बस दुनिया भर की रील्स और स्टोरीज देख रहे हो खुद को ये कहने के लिए कि मुझे तो फ्रेश होना है, मुझे तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो फिर वैसा ही आपके दिमाग में चलता रहेगा और आप कहीं कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ वापस यहाँ पर। तो विच वन इज करेक्ट अबाउट बाइवेलेंट? बाइवेलेंट अभी बताया था, सिनेप्सिस में ये वाली जो कंडीशन आ गई है, ये रही, इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स ने सिनेप्सिस करवा दिया है। इसके साथ इसका क्रोमेटिड भी है, इसको ओवरलैप कर रहा है बट हमें दिख नहीं रहा है, ऐसे हल्का हल्का बना देती हूँ। ठीक है, बाइवेलेंट्स आर टेट्राड। अरे बड़ी अजीब बात लिख दी है तो उन्होंने कि बाइवेलेंट ही एक्चुअली में टेट्राड होते हैं, है ना। मतलब ये एक क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट हो गया। बाइवेलेंट टेट्राड तो होते हैं बट अभी दिख नहीं रहा, चलो अभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। A bivalent means 4 chromatids and 2 सेंट्रोमियर। एक बाइवेलेंट में आपको 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर मिलेंगे। अगर बाइवेलेंट टेट्राड की फॉर्म में है तब आप इस कंडीशन को कहेंगे। जब तक वो बाइवेलेंट की फॉर्म में है ना बच्चों, यानी अगेन वही बात, अगर ये सही है तो ये भी सही है, वरना अभी हम इसको गलत मानेंगे क्योंकि ये टेट्राड की कंडीशन है, नॉट बाइवेलेंट की। ठीक है, जो हमें दिख रहा है वो बताना है। 1 बाइवेलेंट कंसिस्ट 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात बिल्कुल ठीक है। ईच हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, दोनों के पास 2-2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं अपने अपने। ठीक है, एंड बाइवेलेंट्स कब बनते हैं? जाइगोटीन पेयरिंग में बनते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इन चारों में से एग्जैक्ट करेक्ट देखूं ना तो वैसे 3 और 4 एग्जैक्ट करेक्ट हैं, तो आंसर होना चाहिए सी। क्योंकि अगर हम इन दोनों को भी सही कर देंगे तो फिर बाइवेलेंट ही टेट्राड, मतलब जैसा इन्होंने यहाँ पर लिखा है ना। वैसे देखो अगेन मैं कहूंगी कि इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के स्टेटमेंट्स नीट में नहीं आने चाहिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि बाइवेलेंट एक्चुअली टेट्राड की ही फॉर्म है, बट वो भी टेट्राड की फॉर्म में दिख ही नहीं रहा। या तो फिर क्लियर कट लिखो कि बाइवेलेंट अपीयर एज टेट्राड, तो ये गलत है क्योंकि बाइवेलेंट टेट्राड की तरह नहीं दिखता, पकाइटिन में लिखता है। या स्टेज 2 यहाँ पे, मतलब कुछ तो ऐसी हिंट देनी पड़ेगी ना जिससे हमें समझ आए कि ये दोनों गलत है और ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में डाल देती हूँ। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट उस पर आते हैं। ये लो, फिर से मैच करना है, करो भाई। टर्मिनलाइजेशन कब हुआ था कियास्मेटा का? दे देना, लास्ट में देना, यानी डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस क्या बताना है यहाँ पे? टर्म, अच्छा एक्सप्लेनेशन देना है। व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन? टर्मिनलाइजेशन का मतलब है ये रहा, शिफ्टिंग ऑफ कियास्मेटा आउटवर्ड्स, यानी खत्म होना उनका, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ बाइवेलेंट। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन का मतलब है, देखो इधर समझना, कि अगर मान लो ये रहा इसका सिस्टर क्रोमैटिड और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है दूसरा। ठीक है, तो अगर मान लो ये कियास्मेटा है, तो अगर कियास्मेटा यहाँ है तो धीरे धीरे ये कियास्मेटा इधर की तरफ शिफ्ट होता जाता है और फिर ये खत्म हो जाता है, हट जाता है, यानी क्रोमोसोम अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज टर्मिनलाइजेशन। देन सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस है पेयरिंग। कियास्मेटा क्या है? एग शेप स्ट्रक्चर। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये नया वर्ड नहीं है, जो आपने सिनेप्सिस किया था ना, तो सिनेप्सिस में जो बाइवेलेंट बना था बच्चों, उसी बाइवेलेंट को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी डी को आप मैच कर लो सेकंड से। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, 2 ऑप्शंस में दिया है, तो हमें सी का भी देखना पड़ेगा, दैट इज थर्ड। ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, when number of chromosome is already reduced to half, when number of chromosome is already reduced to half in the first reduction division of meiosis, what is the necessity of second meiotic division? जो मैं आपको शुरू से समझा रही हूँ, जब नंबर हाफ हो गया तो क्यों नेचर ने उन दोनों डॉटर सेल्स को दोबारा सेल साइकिल में भेजा? क्यों मियोसिस 2 कराया? फॉर सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्योंकि वो अपने अपने क्रोमैटिड को अपने से चिपका कर ले आए थे जिसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए जरा कहाँ हैं, 4 गैमीट्स बनाने थे, नॉट नेसेसरी। डिवीजन एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, इसको भी अभी तुम क्वेश्चन मार्क में जाने दो। डिवीजन एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, नहीं जीन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले से हो चुका है। डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर
सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये रहा, मिल गया हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कि जो रेप्लिकेटेड था, जो हर क्रोमोसोम का उसका रेप्लिका था, वो अननेसेसरी जुड़ा हुआ था, तो उसे अलग करने के लिए मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, क्लियर। देन क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू recombination of genetic material on the two chromosomes. Yes, it is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. Yes, दोनों statement यहाँ पर correct हैं. Next question, which is correct about crossing over? ठीक है भाई, बता देते हैं क्या सही है. It occur in tetrad stage. Yes, पैकाइटिन में हुआ था. Of prophase 1 of meiosis 1. ठीक है. It occur between non-sister chromatids of नॉन होमोलोगस, क्या होमोलोगस. ठीक है. इट इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस. यस. इट इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. नहीं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के जीन ट्रांसफर को क्रॉसिंग ओवर नहीं कहते. ठीक है. इट ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन. बिल्कुल ठीक है, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट फोर्थ, यानी ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट, select the option which correctly identify the similarity between mitosis and meiosis. differences तो बहुत सारे हैं, similarity क्या है देखें जरा. pairing नहीं भाई. S phase occur before initiation. बिल्कुल ठीक है. required in all types of cells नहीं, जैसे कि haploid cells में meiosis required नहीं है. separation of paired chromosome, pairing जैसी कोई चीज mitosis में नहीं हुई थी. तो yes, C is करेक्ट कि दोनों की ही शुरुआत से पहले एस फेज होगी, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा. ओके, लो अब आ गए आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, जो आपका चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कर लिए हैं. लास्ट में मियोसिस का एक छोटा सा सिग्निफिकेंस है, इससे रिलेटेड कुछ पूछ लें तो ध्यान रखना. इसमें सिंपली ये पूछते हैं कि मियोसिस एक तो वेरिएशंस लाने के लिए जरूरी है, बिकॉज यू नो वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है. और दूसरा देखो कितनी ऑर्थोडॉक्स टाइप की बात है, पैराडॉक्स टाइप की बात है कि meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number is achieved. हम कह रहे हैं कि meiosis में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करने के लिए meiosis जरूरी है. रीजन तुम समझ गए ना, क्योंकि अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो स्पर्म एक सेल, सॉरी फादर की सेल में और मदर की सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया और oogonia में. तो जब स्पर्म बना तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम आने जरूरी हैं, ओवम में भी 23 क्रोमोसोम आने जरूरी हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जब इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता तो वापस 46 नहीं आ पाता. तो स्पीशीज में क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस का होना जरूरी है. ठीक है, बात समझ में आ गई. सो लिखा है ना कि इवन दो प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और फिर भी हम कह रहे हैं कि इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम. रीजन आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है. चलिए अब मुझे बताओ फटाफट इस डायग्राम में क्या बताना है हमको. फेजेस बतानी है, बता सकते हो क्या. ए, बी एंड सी, इसमें वो कहाँ गई, इसमें ये पूरा ए बता दिया. तो अच्छा देखो, इसमें अब G1 और S दोनों दिखा दिए बच्चों. ए में G1 और S दोनों हैं, B G2 है, C M फेज है और D छोटी सी G0 फेज है. ये है ऑप्शन बी. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. डायग्राम्स केयरफुली पहचानना है तुम्हें. ए की मेटाफेजिक प्लेट है तो मेटाफेज, यहाँ पे टेलोफेज के साथ साथ दिख ही रहा है आपको. और ये क्या है, अब यहाँ पे आप इसको साइटोकाइनेसिस नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेज स्टार्ट हो गई है, ऑप्शन ए. गिवन बिलो पर्टिकुलर स्टेज. हाँ देखो कितना अच्छा डायग्राम है. क्या हो रहा है यहाँ पर आपको, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि टेट्राड आपको दिख रहा है, और टेट्राड में ये वो जगह है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी. ठीक है, और बाद में फिर डिसोल्यूशन एंड डायाकाइनेसिस के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों में जीन्स का एक्सचेंज हो चुका है. तो ये कह रहा है दिस इज प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस. यस, माइटोसिस में नहीं होता ऐसा, मियोसिस सेकंड में भी नहीं होता, तो सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन ए. क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बताया ना हमको कि ये कियाजमेटा वाली स्टेज है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, होगी, तो उन्होंने हमें ऑप्शन में भी नहीं उलझाया. अभी हमें पैकाइटिन भी दे देते और डिप्लोटिन भी दे देते तो फिर हम उलझ जाते कि हम स्टेज को क्या कहें. ठीक है, तो इसलिए क्लियर कट क्वेश्चन है.
ये कौन सी स्टेज है बच्चों? अब ध्यान से देखो, कैसे पहचानोगे? ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, यानी एनाफेज है। पर ये माइटोसिस की एनाफेज है या मियोसिस की एनाफेज 1 है या 2 है? तो ध्यान से देखो, एक में तुम्हें 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, यानी अभी क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं, तो दिस इज एनाफेज 1। एनाफेज 1। हाँ, अगर एनाफेज 2 या माइटोसिस की एनाफेज का डायग्राम होता तो फिर हम नहीं पहचान पाते, वो हमें एक जैसी लगती। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने आपको उलझाया नहीं यहाँ पे। क्लियर? देन विच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, अच्छा करेक्ट बताना है आपको। ठीक है भाई, देखो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिखाया है बच्चों? ये दोनों होमोलोगस हैं क्या? एक बड़ा है एक छोटा है? नहीं, ये डायड वाली सेल है, जब 2 मियोसिस 1 के बाद 2 बन चुकी है। तो इसमें नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पूछे हैं तुमसे, नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पूछे हैं। गलत है ये क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें तो कोई भी होमोलोगस नहीं है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। इन दोनों को होमोलोगस नहीं कहेंगे आप, दीज आर नॉट 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक है, इसका होमोलोग है ही नहीं, ये आफ्टर डायड है। जो मियोसिस 1 के बाद वाली सेल है, ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मियोसिस 1 के बाद तो हैप्लॉइड हो जाती है ना सेल। हैप्लॉइड सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते हैं बच्चों, यही तो डेफिनेशन है हैप्लॉइड सेल की। ठीक है, देयर इज सम मिस्टेक इन द ऑप्शंस। चलो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स देख लेते हैं। यूं यूजुअली तुम्हें नंबर ऑफ क्रोमैटिड गिनने हैं, 2 इसके पास है 2 इसके पास है, टोटल 4 क्रोमैटिड्स हैं। ये कौन सी फेज है सेल डिवीजन की? यस, टेलोफेज 1 अभी खत्म हुई है, तो मैं यहाँ पर इसको 0 कर देती हूँ। नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 0। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर? देन सिक्वेंशियली अरेंज द स्टेप्स ऑफ, अच्छा हाँ ये क्या है? ए माइटोसिस, ये मैंने इसीलिए डाला है तुम्हारे क्वेश्चन। एक चीज समझना बच्चों, जब तुम ऐसा पढ़ते हो ना कि बैक्टीरिया भी तो डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, और हम कहते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते जाते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि यार बैक्टीरिया भी माइटोसिस ही करते होंगे। तो नो डाउट इवेंट्स तो ऐसा लगता है कि माइटोसिस, क्योंकि अगर एक बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम होता है ना, हैप्लॉइड क्रोमोसोम, एक सिंगल डीएनए होता है, तो बस वो डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, 2 बन जाते हैं और बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाती है। दैट्स इट। इस तरह के सिंपल डिवीजन को ए माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि वहां माइटोसिस जैसा कुछ कैसे होगा? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या बैक्टीरियल सेल में? बताओ जरा, भी इसको मत देखना, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या बैक्टीरियल सेल में? नहीं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब कहाँ से होगी? कहाँ से प्रोफेज आएगी? जब एक ही डीएनए है, एक ही क्रोमोसोम है, तो सेपरेशन भी नहीं होगा, कोई मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आ ही नहीं सकती। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए बनाता है और उसके बाद बैक्टीरियल सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। दैट्स इट। इस सिंपल टाइप के बाइनरी फिजन, जिसको बाइनरी फिजन कहते हो, दिस बाइनरी फिजन इज नॉट माइटोसिस, इट इज कॉल्ड एमाइटोसिस। एमाइटोसिस को कहते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन, सीधा सेल डिवाइड हो गई, डीएनए ने अपनी कॉपी की और सीधा सेल डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में लास्ट में कि बैक्टीरिया divides by the process of binary fission which is actually amitosis। की डिटेल में नहीं जाना आपको। ठीक है, एंड इसी तरह का बाइनरी फिजन आप उसमें भी पढ़ते हो क्या बच्चों? बाइनरी फिजन इन अमीबा में पढ़ा है आपने, प्लाज्मोडियम में पढ़ा है, यानी प्रोटोजोन्स में भी पढ़ा है आपने। प्रोटोजोन्स जो प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटोजोन्स, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, इनमें भी होता है ये। पर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक है, यानी इसके पास तो न्यूक्लियस भी है। ठीक है, बट यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि इनको बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना होता है ना, इनको अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस बचाना है, तो बहुत फटाफट इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो नेचर ने इनके जो डिवीजन प्रोसेस है उसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हमारी तरह, ये भी बैक्टीरिया की तरह सिंपल प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज एमाइटोसिस। कैसे करते हैं देखो, इनका जो न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं होगा कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, फिर क्रोमोसोम्स को अरेंज करेंगे, फिर रस्साकशी का गेम होगा, नहीं। जो न्यूक्लियस है, सीधा अंदर ही अंदर इनके जो डीएनए है वो खुद की कॉपीज बना लेते हैं और सीधा न्यूक्लियस को 2 में डिवाइड कर देते हैं। जो टेलोफेज में हुआ था ना, अलग अलग गए थे पोल पर, फिर मेम्ब्रेन बनी थी, वैसा कुछ यहीं पर हो गया। ठीक है, सीधा न्यूक्लियस ने अपने 2 पार्ट्स कर लिया और इस तरह किए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्रोमोसोम्स का। जितने क्रोमोसोम पहले थे उतने क्रोमैटिड दोनों में जाने चाहिए। अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे तो उन 4 ने 4 और 8 क्रोमैटिड्स बनाए होंगे, 4 क्रोमैटिड यहाँ, 4 क्रोमैटिड यहाँ। ठीक है, और फिर ये दोनों न्यूक्लियस अलग हो गए,
डॉटर सेल्स भी डिवाइड हो गए, बन गई, तो बस दिस इज सिंपली ए माइटोसिस। तो ध्यान रखना, चाहे से प्रोटोजोअन्स यूकैरियोट हैं, पहले भी कई बार कह चुकी हूं, प्रोटोजोअन प्रोकैरियोट नहीं होते। प्रो मीन्स प्रोटोजोआ बट प्रो मीन्स प्रोकैरियोट नहीं। प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम ही प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया ओनली। प्रोटिस्टा किंगडम यूकैरियोट है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा किंगडम में बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी जनरली बाइनरी फिजन का प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज ए माइटोसिस। तो आप सिंपली अपनी एनसीईआरटी में जहां ये स्टेटमेंट लिखा है वहां पे नीचे एक लाइन और लिख देना कि प्रोटोजोअन्स आल्सो डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, दैट इज ए माइटोसिस, अमीबा, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपसे इसका प्रोसेस पूछा है कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, तो आप बहुत इजीली अरेंज कर सकते हो। देखो कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ, ये रहा, the nucleus of cell elongate and develop a constriction, then the constriction gradually deepens and finally cut into two daughter nuclei। फिर क्या हुआ, फिर constriction appear in the cytoplasm, third step, और finally जो cytoplasmic constriction है वो deepen हुआ और उसने दो daughter cells बना दी, यानी second, third, first and fourth, second, third, first and fourth, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है, डन, बस खत्म। यहां पर आपके क्वेश्चंस हो गए हैं ओवर, ठीक है। एक चीज मुझे और ऐड करानी थी, मैंने लेक्चर में तो बता रखी है, बस यहां पर आपको ऐड कर लो कि जो मियोसिस है वो 3 तरह का होता है बच्चों, जो आपको प्लांट सेल से ध्यान रखना है। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक मियोसिस और एक होता है गैमीटिक मियोसिस। जब मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था तब आपको स्पोरिक मियोसिस के बारे में बताया था। तो स्पोरिक मियोसिस में आप एग्जाम्पल लिखेंगे प्लांट्स। जाइगोटिक मियोसिस यानी सीधा जाइगोट ही मियोसिस कर ले, ये आपको ध्यान होगा। एक तो पूरा फंजाई किंगडम और प्लांट्स में एल्गी, बाकी सारे प्लांट्स में ये होगा एक्सेप्ट एल्गी, एल्गी क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस करती है, और गैमीटिक मियोसिस होता है सभी एनिमल्स में, ठीक है। तो ये मियोसिस कब हो रहा है, अगर गैमीट्स बनाते वक्त हो रहा है तो गैमीटिक, स्पोर बनाते वक्त हो रहा है तो स्पोरिक, और जाइगोट में हो रहा है तो जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। दिस विल एंड योर चैप्टर। तो ये हमने पूरी सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है, तीनों चैप्टर्स के पूरा डिटेल में रिवीजन किया है अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। नाउ योर ड्यूटी स्टार्ट, योर पार्ट स्टार्ट्स। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी चैप्टर जो मैं एंड करती हूँ वो आपकी तरफ से शुरू होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको उस चैप्टर को पकड़े रहना है, जितना हो सके उसको रिवाइज करो, उसका टेस्ट दो, तभी वो आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, गुड बाय।